जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो हमने पिछली कक्षाओं में भाग 1 और भाग 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 3 और भाग 3 हम पढ़ेंगे इसके अंदर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों के बारे में आज हमें पढ़ना है। और मौलिक अधिकार जो आते हैं हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें जो पढ़ना है वो पढ़ने हैं हमें मौलिक अधिकारों के बारे में। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें कि मौलिक अधिकार होते क्या है। किसी भी राज्य के अंदर अगर नागरिकों को कोई शक्तिशाली चीज बनाती है तो वो होते हैं हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, ये हमने कौन से देश से लिए हैं, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? हम आगे बात करें, मौलिक अधिकारों से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे ही बनता है कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन की बात करें तो मौलिक अधिकारों में संशोधन बिल्कुल किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट में अब 6 मौलिक अधिकार है। तो पहले कितने संविधान में हुआ करते थे मूल अधिकार? 7 हुआ करते थे, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अब कितने हैं? अब है 6। तो पहले ये पास्ट की बात है, पहले कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे, और अब कितने हैं प्रेजेंट में? अब है हमारे सामने 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार में से जो ये जो 7 मौलिक अधिकार थे, इन 7 मौलिक अधिकारों में से जो हमारा एक अधिकार है जो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, वो हुआ करता था हमारा संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये आता था आर्टिकल 31 के अंदर। कहाँ आता था? आर्टिकल 31 में। तो आर्टिकल 31 बात करता था संपत्ति के अधिकार की। तो ये संपत्ति का अधिकार क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारी जो गवर्नमेंट होती है, अगर उसको कहीं से कोई हाईवे निकालना हो, कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट करानी हो, तो उसके लिए हमारे खेतों की जमीन या फिर हमारे, आपने देखा होगा कुछ लोगों के तो घर के घर ही ढहा दिए जाते हैं और वहां से हाईवे निकाल दिया जाता है। तो अगर इस तरह के जो काम होते थे, यानी कि इस तरह से जमीन ली जाती थी, वहां पर ये जब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी ये कहता है कि उस जमीन पर हमारा अधिकार है, और जब उस जमीन पर हमारा अधिकार है तो गवर्नमेंट कैसे ले सकती है। लेकिन गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट भी अपने पूरे करने होते थे, यानी कि वहां से अगर कहीं से हाईवे निकालना तो हाईवे निकालना पड़ता था। तो इसलिए क्या कर दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अगर ये होता, मूल अधिकार ही बना रहता, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया, यहाँ पर ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। क्योंकि मौलिक अधिकारों को लेकर हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं हम? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट। तो एक बात याद रखना, जब भी हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार हैं जिनके अगर हनन होने पर, अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप हाई कोर्ट ही जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट, या आप कोई से भी कोर्ट में जा सकते हैं। और इसी के साथ जरूरी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट ही जाएंगे और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मौलिक अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जिनके लिए आप सीधे, जिनके हनन होने पर आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 21 था, इसमें भी आपको अधिकार दिया गया था कि आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ऐसा करना, अगर ऐसा करते तो इस तरह से तो हर कोई व्यक्ति कहाँ जाता रहता? कोर्ट में चक्कर लगाता रहता। तो इसी वजह से क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के 1 का F पार्ट भी क्या कर दिया गया, इसको भी संविधान से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया या डिलीट कर दिया गया। यानी कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 31 के अंदर आता था, जो कि एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। और इसी के साथ आर्टिकल 19 के 1 का जो F पार्ट था, ये भी संपत्ति से रिलेटेड था। इन दोनों को क्या कर दिया गया? संविधान से डिलीट कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या किया गया, इसमें
ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31, यहाँ से हटा के इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकालकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अब आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है। किसमें? आर्टिकल 300A में अब इसको शामिल किया गया है। और इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो संविधान में किया गया था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। तो 1978 में किया गया था संविधान में 44वां संविधान संशोधन, और इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300A के अंदर शामिल किया गया। एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये वाद योग्य है, क्या इन पर वाद विवाद हो सकता है? ये बिल्कुल ये वाद योग्य है और इन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये असीमित होते हैं, अब हमें वही जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन पे कोई लिमिटेशन है नहीं है या फिर ये अनलिमिटेड है, तो याद रखिएगा हमारे जो मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है। ये असीमित नहीं है, इन पर लिमिट लगाई जा सकती है, ये बिल्कुल लिमिटेड है। और यहाँ पर राज्य मौलिक अधिकारों पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। भाई हमारे मौलिक अधिकार हमें दिए हुए हैं, तो क्या राज्य का ये कर्तव्य है कि उन पर वो प्रतिबंध लगा सकता है? बिल्कुल। अगर राज्य चाहे तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, राज्य जब भी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाएगा उचित उसका रीजन बताना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल में रीजन क्या है, क्यों राज्य ने उस पर प्रतिबंध लगाया है, तभी ये वैलिड माना जाएगा। और इसके लिए कहाँ निर्णय दिया जाएगा? अदालत में इसका फिर निर्णय होगा कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने मौलिक अधिकार कि भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक शामिल है। मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें संशोधन किया जा सकता है और इसी के साथ ये वाद योग्य भी है, यहाँ पर इस पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ राज्य जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन वो प्रतिबंध क्यों लगा रहा है उसका उसे उचित कारण देना होगा। और इस मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, ये सीमित अधिकार होते हैं और इन पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वो कौन सी स्थितियां होती हैं? आपातकाल की स्थिति में भी क्या हो सकता है, यहाँ पर इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर इसी के साथ हमने देखा था पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो 7 मौलिक अधिकार में से एक अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार और ये आर्टिकल 31 के अंदर शामिल है। और यहाँ पर आर्टिकल 19(1) का जो F पार्ट हुआ करता था वो भी अब इसका पार्ट नहीं है। ये जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको संविधान के आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों के विषय में, अगर इन मौलिक अधिकारों का हमारा हनन होता है तो उस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी हमें कौन देता है, तो वो हमें सुप्रीम कोर्ट देता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जो सीधी गारंटी है वो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। और सुप्रीम कोर्ट जब मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की हमें पूरी सीधी गारंटी देता है, तो इसी में एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ये गारंटी देता है ये आर्टिकल 32 के तहत देता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट्स जारी कर सकता है अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है? हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार कौन कौन से और 6 बाकी बचे हुए हमारे हैं। मौलिक अधिकार कितने हुआ करते थे बताइए? 7। और अब कितने हैं? 6। तो 6 जो है, अब वो कौन कौन से 6 अधिकार है देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समता का अधिकार। समता या इसको हम कह देते हैं समानता। समता या समानता का अधिकार। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? समता या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक
आता है। कौन से आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल? 14 से 18 तक। दूसरा आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आता है हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला कौन सा होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो ये आता है आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। आर्टिकल 23 और 24 के अंदर। चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये आता है आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 6, और जो 6 पहले हुआ करता था उसका नाम था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मौलिक अधिकार ना होकर क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। तो अब जो लास्ट है हमारा 6 वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है हमारा आर्टिकल 32 के अंदर। यहां तक की चीजें समझ में आ रही है? तो अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसमें शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंदर आता है। फिर फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है। फिर है हमारा 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में शामिल है। और फिर लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। अब ये हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ने हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे समता या समानता का अधिकार। तो शुरू करते हैं हमारा पढ़ना। सबसे पहले समता या समानता का अधिकार। तो समता या समानता के अधिकार की हम बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें प्रावधान किया गया समता या समानता के अधिकारों का। और आर्टिकल 14 से 18 तक ये बैठेंगे हमारे कितने हैं भाई? 5। कितने आर्टिकल बैठेंगे? 5। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो आर्टिकल 14। अगर हम आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 की बात करें तो ये बात करता है विधि के समक्ष समानता। किसकी बात करेगा? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है? विधि मतलब कानून। कानून के सामने हर कोई व्यक्ति बराबर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, चाहे कोई अधिकारी हो या फिर कोई गैर अधिकारी हो। इस तरह का कोई भी व्यक्ति, सभी के सभी व्यक्ति विधि के सामने समान होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, इसके संबंध में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ संबंधों में छूट दी जाती है, जैसे कि अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर है तो उसको उसके पद अवधि के दौरान कोई कारावास की सजा नहीं दी जाएगी, और ना ही उसको उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है। राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति को इस संबंध में कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का जो पद होता है एक हमारे देश का एक माननीय और सर्वोच्च पद होता है। तो इसलिए हमें इनकी गरिमा को देखते हुए हम इन पे डायरेक्ट इनको वहां से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं या उन पर कोई केस नहीं चला सकते हैं। उसके लिए पहले उन्हें उनके पद से हटाते हैं और फिर उसके बाद उन पर केस किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी हमारे देश में चाहे राष्ट्रपति से लेकर चाहे भिखारी भी क्यों ना हो,
सबको समान अधिकार है। विधि के जो उस पद पर बैठा है उस पद की गरिमा होती है, इसलिए उस पद से हटाकर उस व्यक्ति के साथ फिर वही कार्यवाही की जाती है जो आम नागरिकों के साथ की जाएगी। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के सामने सभी समान है। अब बात करेंगे आर्टिकल 15 की। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति या नागरिक को उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग या मूल वंश के आधार पर उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता या फिर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को आप ये कहकर अयोग्य नहीं साबित कर सकते कि वो इस धर्म का है या इस जाति का है। तो इसको प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 15 के तहत। यहाँ पर ये प्रतिबंधित किया गया है, इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कि हम बात करें स्त्रियों की या बच्चों की, तो वहां पर जैसे कि स्त्रियों को स्थानीय प्रशासन के अंदर कुछ आरक्षण दिया जाता है, तो वो आरक्षण जो आता है वो इसी के अंदर आता है। वहां पर भेदभाव किया गया है, लेकिन वो एक सकारात्मक पहलू है। और इसी के साथ जैसे बच्चों को दिया जाता है अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो वो भी क्या है? वो भी अपवाद है। लेकिन वहां पर क्या है, वो जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? वो भी एक सकारात्मक तरीके से दिया गया है। व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसको प्रतिबंधित करता है आर्टिकल 15। और अगर इस तरह का कोई भेदभाव किया जाता है तो वो क्या होगा? वो अपराध की श्रेणी में शामिल होगा और आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। ये क्या कहता है? तो आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में क्या दी जाएगी? समानता दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जो भारत में रहता है, मान लिया कोई जॉब निकाली किसी भी राज्य में के अंदर, कोई भी वैकेंसी आई। अब जब कोई भी वैकेंसी किसी राज्य के अंदर आती है तो उसमें भारत का प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है? वो हर कोई उसमें अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम सभी क्या है? भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते ही हमारे पास एक अधिकार है आर्टिकल 16, और जो कि हमें क्या कह देता है? अवसर की समानता देता है, यानी कि सभी के लिए समान अवसर होंगे। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, और अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि अगर राज्य चाहे तो वो अपने राज्य के नागरिकों के लिए ही क्या कर सकता है? उसमें थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दे सकता है। तो ये क्या है? इसका एक तरह से अपवाद मान सकते हैं। और इसी के साथ अगर सरकार भी चाहे तो आपने देखा होगा कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं या फिर SC ST के लोग होते हैं या OBC के जो लोग होते हैं, उनको क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वो इसी के अंदर आता है। वो समाज में समानता के लिए किया गया है इस तरह का प्रावधान। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को भी क्या दिया जाता है? 10% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये इसके अपवाद के रूप में आर्टिकल 16 में शामिल है। अदरवाइज सभी के लिए समान अवसर की समानता है, सभी को क्या दिया जाएगा? समान अवसर मिलेंगे अगर कोई भी लोक नियोजन के विषय में कोई भी कार्य किया जाता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 ये करता है अस्पृश्यता का अंत। क्या किया गया है इसमें? अस्पृश्यता का अंत। तो इसके अंदर अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि अनटचेबिलिटी। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का भेदभाव किया जाता है तो वो एक दंडनीय अपराध है, और आर्टिकल 17 के अंदर उसके मौलिक अधिकार का वहां पर हनन होता है। तो वो सीधे कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो इसमें किया गया है उपाधियों का अंत। किसका अंत किया गया है?
इसमें क्या किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों में क्या क्या शामिल है और क्या नहीं है ये भी सुनिए, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। उपाधियों का अंत, यहाँ पर हर तरह की उपाधि का अंत किया गया है, छोड़कर केवल 2 उपाधियों को। वो कौन कौन सी है? एक तो सेना और विद्या की उपाधियों को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दिया गया है, सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि पहले जैसे राय बहादुर की, राजा साहब की, राजा की, राय बहादुर की, या फिर राज साहब की या राजा साहब की, इस तरह की उपाधियां दे दी जाती थी पहले। तो इस तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है और अब केवल जो उपाधि मान्य होंगी वो केवल सेना की या फिर विद्या से संबंधित ही उपाधियां मान्य होंगी। जैसे कि सेना से संबंधित जैसे कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट, इस तरह की उपाधियां मान्य होती हैं। और इसी के साथ विद्या से संबंधित जैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर या प्रोफेसर, इस तरह की जो उपाधियां आप लेते हैं वो वैलिड है। बाकी सब क्या कर दी गई है, उनको अबोलिश कर दिया गया है या वो अब संविधान के तहत नहीं मानी जाती। तो उन सब का उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। और इसी के साथ अगर हम आगे बात करें इसी में, तो जो हमारे यहाँ पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इस तरह के जो पुरस्कार हैं, ये सभी के सभी पुरस्कार, जिसमें भारत रत्न भी शामिल है और आपका महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र, ये सारे के सारे जो पुरस्कार दिए जाते हैं सभी के सभी पुरस्कार हैं, ये उपाधियां नहीं है। तो अभी देखते हैं हमने क्या देखा। आर्टिकल 14 में हमने बात करी विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के सामने प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। आर्टिकल 15 बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 बात करता है कि लोक नियोजन के विषय में सभी को अवसर की समानता दी गई है। और आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत। और अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है किसी के साथ तो यहाँ पर वो सीधे कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 18 किसकी बात करता है, यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया है और केवल कौन सी, सेना और विद्या से संबंधित उपाधियों को छोड़कर। ये सेना और विद्या की उपाधियां मान्य है, बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इनमें से आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और अगर चाहे तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही है। और हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी सीधी गारंटी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की सीधे गारंटी किसके द्वारा दी जाती है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। राइट्स का आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।